हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक। तो यहाँ ये जो 4 राइटर दिए गए इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। प्रश्न का विशेष, मुझे चाँद चाहिए साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एक उपन्यास है। क्या है साथियों? एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए उन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न इसी तरह से है, हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, पंडित राहुल सांकृत्यायन को। तो आपका सही विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी गद्य साहित्य का जनक, हिंदी गद्य साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी में प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ है परिहासिनी, चंद्रावली, प्रेम सागर, बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? यहाँ ध्यान देंगे, प्रथम गद्य रचना पूछा गया है। तो प्रथम गद्य रचना जो पूछी बताई जाती है प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। हिंदी में प्रथम गद्य रचना लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कहानी लेखन की परंपरा किस लेखक से मानी जाती है? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे। यहाँ पर पूछा गया हिंदी में कहानी लेखन का प्रारंभ किससे, किस लेखक से मानी जाती है? तो प्रेमचंद आपका सही विकल्प हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रेमचंद से हिंदी कहानी परंपरा की शुरुआत होती है। लेखन की परंपरा जो प्रेमचंद से मानी जाती है। प्रश्न का विशेष कुछ इस तरह से है, हिंदी कहानी लेखन की परंपरा को प्रेमचंद से शुरू माना जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी को एक नया रूप और सामाजिक यथार्थ प्रदान किया है। इस तरह से अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, सुदर्शन, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। प्रश्न का विशेष इस तरह से है, गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो आप जैसे पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने से पता चलता है अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी के पुस्तक लिटरेचर लिखा गया है, वर्नाक्यूलर लिखा गया है, द मॉडर्न लिखा गया है। इससे ही पता चल जाता है किस भाषा का ग्रंथ है, अंग्रेजी भाषा का। और इसके लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक, हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन जी हैं। तो जॉर्ज गियर्सन जब याद आए तो आप यह समझ लेंगे कि इनकी रचना फ्रेंच भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई रचना है। इतना स्पष्ट हो गया। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। इसका प्रशासन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था? तो आप तुरंत बताएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक है, जिसके लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। इस तरह से आप प्रश्नों को तैयार करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? अब सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहने का क्या मतलब है?
समझिएगा, 284 वैष्णवान की वार्ता, यह केवल वार्ताएं हैं, यह कवियों के संग्रह हैं। भक्तमाल नाभादास, शिव सिंह सरोज 1883, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। तो यहाँ पर इतनी रचनाएं दी गई हैं, इसमें आप टिक क्या करेंगे? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। अब शिव सिंह सरोज को क्यों आप टिक कर रहे हैं, क्यों चयन कर रहे हैं, इसको आइए जान लेते हैं, क्यों इसका चयन कर रहे हैं। अब देखिए, इसका चयन इसलिए किया गया है, शिव सिंह सरोज 1883 को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता। अब यहाँ दोनों बातें लिखी गई। यह किताब साल 1888 में प्रकाशित हुई थी। एक गियर्सन की पुस्तक की बात हो रही है। इस किताब में पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार बांटा गया था। अब ये दूसरी बात हो रही है कि काल क्रमानुसार पहली बार बांटे गए थे, इसलिए इतिहास ग्रंथ पहला माना जाता है। लेकिन यह हिंदी भाषा का नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जो 1883 में पहली बार प्रकाशित हुआ, जिसमें व्यवस्थित जो है कवियों को रखा गया और कवियों के कालक्रम को दिखाने का, नामकरण दिखाने का प्रयास किया गया। तो शिव सिंह सरोज को बृहद कोश के रूप में स्वीकार किया जाता है, हिंदी इतिहास के बृहद कोश के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसका चयन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु साहित्य सागर। तो यहाँ पर यह प्रश्न जो चयन किया गया है मिश्र बंधु विनोद, आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। आप अगर देखें तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। तीसरा भाग जो लिखा जा रहा है 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से आप अगर प्रश्न के विशेष पर चलें तो मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग संपादित किया गया है। तीसरा भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यह एक साहित्यिक और प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है। इस तरह से इस प्रश्न के विशेष को भी हमने पढ़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। अब आचार्य शुक्ल प्रणीत, ये प्रश्न है, देखिए शुक्ल ने जिसे लिखा है उस इतिहास ग्रंथ में किस काल को सबसे ज्यादा विवादित माना है उन्होंने? आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, उन्होंने जो है उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल जिसे कहा गया है या रीतिकाल कह सकते हैं, को सबसे विवादित काल माना है। क्यों माना है, आइए प्रश्न के विशेष पर चलकर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में रीतकाल का कालखंड सबसे ज़्यादा विवादित रहा है, सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आलोचनात्मक इतिहास की बात जब की जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए आरा। आरा, आरा क्या करता है? आरा लकड़ी को काटता है। आलोचना क्या करती है? किसी के पक्ष विपक्ष की बातचीत करती है साहित्य में। तो आलोचनात्मक आरा ऐसे याद रखेंगे। तो राम कुमार वर्मा, यह सही विकल्प आपका हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा। ऐसे लिखेंगे आरा। आरा लकड़ी काटता है, तो साहित्य की लकड़ी को कौन काटता है? राम कुमार वर्मा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले इस प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। यह किताब साल 1938 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1938 में। साहित्य छायावादी कवि राम कुमार वर्मा ने इस किताब को लिखा था। अब ये देखो नया प्रश्न आ गया।
किस काल के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं, छायावाद। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? अपने साहित्य के इतिहास के 693 से 1693, 800 से 1500, इसके बाद 1000 से अद्यतन, 1000 से 1800। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा 693 से 1693। साथियों, यहाँ 1500 से आगे 4 जो लिखा गया है एक गलत प्रिंट हो गया, इसको आप नहीं लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले इस प्रश्न का विशेष ध्यान से देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास में 1693 ईस्वी से भक्ति काल तक का इतिहास शामिल किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने साहित्य इतिहास के क्षेत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया, नई परंपरा का सूत्रपात किया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 12 प्रश्न के आलोक में देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब पूछा जाए, वैज्ञानिक, तो गणपति चंद्र गुप्त का नाम लेना है आपको। सही विकल्प आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी थी। यह पुस्तक साल 1965 में प्रकाशित हुई थी। 1965 ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में बदलाव किया गया। इस किताब में इतिहास को 3 कालों में बांटा गया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, भारतेंद्र युग, आदिकाल, आधुनिक काल। तो प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण है रीतिकाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतिकाल नामकरण साहित्य की प्रवृत्ति और चेतना के आधार पर किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? अलंकृत काल नाम से किसने पुकारा है रीतिकाल को? मिश्रबंधु विनोद ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर अलंकृत काल जब पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे अलंकृत कौन किया करता था? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु मतलब मिश्र बंधुओं के 3 भाई, तीनों भाई मिलकर इसको मानते थे अलंकृत काल, इसीलिए इनका नाम मिश्रबंधु रखा गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। उन्होंने इस काल की विशेषताओं और काव्य शिल्प को ध्यान में रखते हुए इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया? अब शुक्ल जी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। तो यहाँ आरंभिक और प्रारंभिक 2 काल है, चारण काल है और वीरगाथा काल है। चारण काल का प्रश्न बहुत विवादित है, इस पर हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, जैसे इसका संदर्भ आएगा इस पर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा वीरगाथा काल। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। उनका मानना था कि इस काल में वीर रस की प्रधानता रही है। किस रस की प्रधानता रही है? वीर रस की। तो वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा, वीरों की गाथाएं गाई जाती थी, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 BC से विक्रमी संवत स्वीकार किया है? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्रबंधु विनोद ने। अब यहाँ मिश्र बंधुओं ने, बंधु विनोद उनकी रचना है, मिश्र बंधुओं ने। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी
1050 ईस्वी, ईस्वी नहीं विक्रमी संवत किसने माना, बी किसने माना। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को या आरंभ 1050 ईस्वी माना है, 1050 विक्रमी माना है। रामचंद्र शुक्ल आपका सही विकल्प हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। इनका काल विभाजन जो है 4 भागों में है। आदिकाल को 1000 से मतलब 1050 से 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, इस तरह से इन्होंने कालखंड विभाजित किया है। आइए प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ संवत 1050 से माना है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। अब शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? आप तुरंत पकड़ लेंगे, गद्य काल, गद्य काल रखा था, गद्य काल। इस तरह से प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा था। शुक्ल जी ने इस काल की शुरुआत 1900 विक्रमी और अंत 1984 विक्रमी माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? अब जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसका नामकरण किस आधार पर किया है शुक्ल जी ने? परंपरा के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, शुक्ल जी ने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कालों का नामकरण किया है। किसके आधार पर? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर रखा था। शुक्ल जी ने इस काल की शुरुआत 1900 विक्रमी और अंत 1984 विक्रमी माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है? यहाँ प्रसंग आ गया चारण काल का, तो चलिए इसको समझ लेते हैं ताकि परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न कभी गलत न हो। तो संधि चारण काल जब पूछा जाए, संधि काल पूछा जाए, संधि काल पूछा जाए या संधि चारण काल पूछा जाए, तो आप हमेशा उत्तर लगाएंगे राम कुमार वर्मा। क्या लगाएंगे? राम कुमार वर्मा। जो यहाँ तीसरा विकल्प आपका है, संधि चारण काल या संधि काल, जब भी पूछा जाए तो राम कुमार वर्मा को सही कर लेंगे। लेकिन जब केवल चारण काल पूछा जाए तो चारण काल गियर्सन जी हो जाएंगे, गियर्सन जी हो जाएंगे, अंग्रेजी के विद्वान गियर्सन, हमेशा याद रखेंगे। आइए प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आदिकाल को संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। उन्होंने जॉर्ज गियर्सन की तरह ही इस काल को चारण काल कहा था। अब जॉर्ज गियर्सन की तरह ही यहाँ देखिए बताया गया है, गियर्सन ने इससे पहले चारण काल कहा है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कब कहा? गियर्सन के आधार पर इसे संधि चारण काल नाम दिया या संधि काल नाम दिया, हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 700 विक्रमी संवत से 750 विक्रमी संवत तक, 1000 विक्रमी संवत से 1050 विक्रमी संवत तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राम कुमार वर्मा ने कब से माना है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 693, 693 अर्थात 700 विक्रमी संवत से, 700 विक्रमी संवत से आपका सही विकल्प हो जाएगा 700 विक्रमी संवत से। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। राम कुमार वर्मा के मुताबिक हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। 693 ईस्वी, तो 693 के अनुसार अगर हम देखें तो इनका सही जो विक्रमी संवत हो जाएगा, सही विक्रमी संवत की बात करें तो 750 विक्रमी संवत आता है। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 750 विक्रमी संवत।
क्योंकि विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 साल का अंतर होता है। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया? 750 दूसरा हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? अब गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 से मानते हैं। 1900 आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से इसके विशेष पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की शुरुआत संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी से माना है। उन्होंने इस काल की मुख्य प्रवृत्ति गद्य को माना है, इसलिए इसका नामकरण गद्य काल किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल नाम किसने किया? तो बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मानने वाले विद्वान कौन है? प्रारंभिक काल राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, मिश्र बंधु। तो प्रारंभिक काल नाम जो है मिश्र बंधुओं ने दिया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले पिछले प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने का श्रेय मिश्र बंधुओं को दिया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल मानने वाले विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसी तरह से प्रश्न का विशेष भी देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। वे आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल मानने वाले विद्वान थे। सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन जी हो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल मानते हैं। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। उन्होंने 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के काल को यह नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल मानने वाले विद्वान थे। अब यहाँ आ गया प्रश्न चारण काल। तो चारण काल किसने माना है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने माना है? ग्रियर्सन। आपका सही विकल्प हो जाएगा ग्रियर्सन ने चारण काल माना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल मानने वाले विद्वान ग्रियर्सन जी हैं। ग्रियर्सन जी हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, नलिन बिलोचन शर्मा, नामवर सिंह, विनय मोहन। तो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के लेखक आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। नलिन बिलोचन शर्मा ने इस किताब को 1960 में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? वीर काल तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। आइए प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम देने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। वही आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वीर काल और वीर गाथा काल दोनों अंतर है।
वीर काल पूछा जाए तो आप तुरंत टिक करेंगे विश्वनाथ। वीर कौन थे? विश्वनाथ थे। अबीर गाथा कौन थे? शुक्ल जी थे। इस तरह से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा, चित्रवृत्तियां जब पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले लेना। इसके बाद प्रश्न का विशेष भी पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप देख रहे हैं का कथन यह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहीं की जनता के निज वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता के निज वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो आपको सही विकल्प लगाना है 1873 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। 1878 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। शिव सिंह सरोज का पहला प्रकाशन सन 1878 में हुआ। 1883 में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ। सन 1926 में इसका 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को कहा जाता है? आपका सही विकल्प क्या है? चलिए ढूंढते हैं। भक्ति काल को, वीरगाथा काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वीरगाथा काल को कहते हैं। वीरगाथा काल को कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न के कुछ विशेष तत्व हैं जिनको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक चरण को आदिकाल कहते हैं। यह काल 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में हिंदी के कई रूप जैसे डिंगल, पिंगल हिंदी, विकसित हिंदी इस तरह से रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, तुलसीदास। तो पृथ्वीराज रासो, तो ये रचना जो है किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। प्रश्न का विशेष इस तरह से है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई थे। वे पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। चंद्रबरदाई ने ही इस प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की थी। यह एक प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है। यह प्रथम महाकाव्य भी है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वीरगाथा काल का नहीं है? अब यहाँ पूछा गया वीरगाथा काल का कौन सा ग्रंथ नहीं? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, परमाल रासो। इसमें देखिए तीसरी रचना जो है पद्मावत जो है यह वीरगाथा काल की नहीं है। यह जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है जो वीरगाथा काल की नहीं है। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। पद्मावत वीरगाथा काल का ग्रंथ नहीं है, यह मध्यकालीन काल का ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है, आल्हा उदल की कथा किससे संबंधित है? महाभारत से, पृथ्वीराज चौहान से, चंदेल वंश से, राणा सांगा से। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आल्हा उदल की कथा जो है चंदेल वंश से संबंधित है। प्रश्न का विशेष इस तरह से है, चंदेल राजाओं से जुड़ी कथा आल्हा उदल है। आल्हा उदल की कथा बुंदेलखंड के महोबा से जुड़ी है। आल्हा खंड को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। यह वीर गाथात्मक लोक गाथा है, लोगों के द्वारा गाई जाने वाली गाथा, लोक गाथा। इसे आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध रासो काव्य माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य वीर गाथा काल से संबंधित नहीं है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, भक्तमाल, बीसल देव रासो। तो साथियों यहाँ बताना चाहते हैं खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, भक्तमाल और बीसल देव रासो, ये रचनाएं जो हैं अलग अलग हैं। इसमें भक्तमाल जो है भक्ति काल की रचना है, भक्तमाल। तो भक्तमाल जो भक्ति काल की रचना है यह वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है। इसी तरह से इस प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। भक्तमाल वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है। भक्त काल को नाभा दास ने लिखा था, यह भक्ति काल की रचना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कितने उपभागों में बांटा गया है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह साक्षात ईश्वर को पूजने वाले तुलसीदास, रामानंद आदि माने जाते हैं। और निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक जो हैं संत कबीर माने जाते हैं। इस तरह से प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। इस काल को भक्ति काल का स्वर्णयुग कहा गया है क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति काल को चरम पर पहुंचाया। उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को भक्ति काल का सूरज कहा जाता है? तो यहां भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है, सूर सूर्य तुलसी शशि उद्गन के सौदास अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो सूर जो है सूर्य के समान, तुलसी शशि के समान और उद्गन केशवदास जुगनू के समान कभी कभी चमकने वाले केशवदास। और आज के कवि खद्योत सम क्षुद्र है, छुटपुट है, कहीं प्रकाश करते हैं कहीं नहीं करते, कभी उनकी कोई रचना प्रसिद्ध हो जाती है। इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है। तो साथियों आशा करता हूँ उत्तर आपको मिल गया है। तो सूर से तुलना किसकी की गई है? सूरदास की गई है। सूरज से तुलना किसकी की गई है? सूरदास से की गई है। प्रश्न का विशेष देखते हैं। भक्ति काल का सूरज सूरदास को कहा गया है। अब आते हैं, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने, कबीरदास ने, मीराबाई ने, विद्यापति ने। अब साथियों आपको लगता हो कि यह बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन जब यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपके मन में कई बातें चलती हैं। पहला, आप रामायण को ध्यान में दे रहे हैं और तुलसीदास का नाम लिख रहे हैं, वाल्मीकि को भूल रहे हैं, वेद व्यास को याद कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको स्पष्ट करने के लिए रचना लेकर आए हैं। तो रामचरितमानस जब पूछा जाए तो रामचरितमानस, तो चरित तुलसीदास। अगर चरित्र चित्रण कहे राम का तो तुलसीदास ने लिखा। रामायण, राम और रावण किसने लिखा? वाल्मीकि, रामायण। और इसी तरह से अगर वेद व्यास की बात करें तो वेद व्यास ने गीता लिखी है, महाभारत लिखा है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जय संहिता रचना आप ऐसे लिख सकते हैं, जय संहिता, यह महाभारत का नाम है। तो इस तरह से कई रचनाओं को स्पष्ट करते हुए हम चल रहे हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और आप कोई सुझाव देना चाहें वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तुलसी
दास ने रामायण के आधार पर ही अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। अब एक प्रश्न और आपको मिल गया, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। कैसी अवधि में? बैसवाड़ी अवधि में। साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 ईस्वी से रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, साखी किस कवि की रचना है? कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की, मीराबाई की? तो साखी कबीर की रचना है। किसकी रचना है? कबीर की रचना है। चलिए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। साखी कबीरदास की रचना है। साखी कबीरदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षित, साक्षी शब्द से बना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की, रैदास की? ये सभी कवि जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं ध्यान रखना है कि तुलसी ने कितनी रचनाएं की, तुलसी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में है, किसमें उन्होंने विनय किया, निवेदन किया है भगवान से बाहुपीड़ा निपटाने के लिए, बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। इस तरह से तुलसी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, तुलसी रामचरितमानस के किस कांड में उत्तर मतलब कलयुग का वर्णन किया है तो उत्तर कांड में किया है, अनुष्टुप छंद क्या है? इस तरह से तुलसी की रचनाओं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, टीजीटी में जो पूछे जाते हैं। कबीर, यहाँ उत्तर आपका सही हो जाएगा सूरदास। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने लिखा। चलिए प्रश्न का विशेष देखते हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किस प्रकार की भाषा में काव्य रचना करते थे? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, सधुक्कड़ी भाषा में? तो यहाँ लिखेंगे संत कबीर सधुक्कड़ी भाषा में काव्य रचना करते थे। अब सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा क्यों कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? आइए प्रश्न के विशेष पर चलकर सभी देखते हैं। संत कबीर दास जी ने सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी नाम की भाषा में काव्य रचना की थी। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आप देखते रहेंगे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी जब पूछा जाए तो आप बताएंगे श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीराबाई का भक्ति आंदोलन किस देवता की ओर केंद्रित था? शिव की ओर, राम की ओर, कृष्ण की ओर, विष्णु की ओर? आप सभी को पता है, मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। ऐसा किंवदंती है। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते हुए दिन रात अपना बिताया करती थी, लीन हो गई थी कृष्ण भक्ति में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कृष्ण के लिए, उन्होंने कृष्ण की ओर केंद्रित था उनका ध्यान। प्रश्न का विशेष देखते हैं। मीराबाई 1498 से 1547 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री है। अब यहाँ देखिए आप, जो एक प्रश्न और पूछा जाता परीक्षाओं में वर्तनी शुद्ध करने के लिए, तो कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, यह शब्द शुद्ध दिया गया। तो यहाँ इन शब्दों को भी पहचान में ला सकते हैं। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का रीतकाल किसका युग माना जाता है? भक्ति का युग, श्रृंगार का युग, क्रांति का युग, समाज सुधार का युग? अब यहाँ ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य का जो है
रीतिकाल श्रृंगार का युग माना जाता है। किसका युग माना जाता है? श्रृंगार का। आपका यहाँ दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का रीतकाल 1700 से 1900 के बीच का समय माना जाता है, जो शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाणित माना जाता है। परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही प्रश्न की प्रामाणिकता मानी जाती है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? अब काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? बिहारी की है, केशव की है, भूषण की है, महाकवि देव की है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सेनापति। आपका सही विकल्प हो जाएगा सेनापति। काव्य कल्पद्रुम की रचना सेनापति ने की थी। सेनापति भक्ति काल और रीति काल को संधि काल के कवि थे। उनके 2 मुख्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम, कवित्त रत्नाकर, ये 2 प्रमुख ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर भी उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो अगला प्रश्न इस तरह से, रसिक प्रिया किसकी रचना है? बिहारी की है, केशवदास की है, भूषण की है, महाकवि देव की है। अब रसिक प्रिया की बात हो रही है, तो रसिक प्रिया जो है केशवदास की रचना है। आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, रसिक प्रिया यह आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से केशव ने इस ग्रंथ में रस का विशद वर्णन किया है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत यह बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में। तो आप इसको पढ़ते समय ध्यान देते रहेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कथनों के साथ हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होते हैं। आप वीडियो को देखें, आप खुद से अनुभव करेंगे कि वीडियो में कुछ नई चीजें बताई जा रही हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी सतसई किस रस पर आधारित है? बिहारी सतसई किस रस पर आधारित ग्रंथ है? करुण रस पर, वीर रस पर, श्रृंगार रस पर, हास्य रस पर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। बिहारी सतसई जो है श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है। बिहारी सतसई किस पर? श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है। अब बिहारी सतसई में एक प्रश्न और बनता है आपकी परीक्षाओं के लिए कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, प्रमाणित रूप से कितने दोहे हैं। तो यहाँ 2 कथन आता है। एक आता है 713 वाला मत और एक आता है 719 वाला मत। यह परीक्षाओं में दोनों पूछा जाता है। तो आप कौन सा मत सही करेंगे? तो यहाँ जब इस तरह की स्थिति बने तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 713 दोहों को प्रमाणित माना है और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को भी प्रमाणित माना गया है। तो 713 विकल्प आपका सही हो जाएगा। 713 है और इसका संकलन जो है 1850 में कब किया गया? संकलन 1850 में किया गया। आप इसको भी याद रखें। शुक्ल इसको मानते हैं तो 13 ही आपका सही है। इसी तरह से प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस पर आधारित रचना है। यह रीतकाल के कवि बिहारी की रचना है। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस के अलावा नीति, भक्ति, वैराग्य, हास्य, करुण जैसे रसों के भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल श्रृंगार रस प्रधान है, भक्ति के भी मिलते हैं, नीति के भी मिलते हैं, वैराग्य के मिलते हैं, हास्य के मिलते हैं, करुण के मिलते हैं, सभी रसों के मिलते हैं। लेकिन प्रधानतः जो है बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि वीर रस के हैं? भूषण, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। तो वीर रस के केशवदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है। तो वीर रस के कवि अगर पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि भूषण जो है
भूषण वीर रस के छत्रसाल की प्रशंसा में रचना करते थे, वीर रस के कवि हैं। प्रश्न का विशेष जो है, केशवदास तुलसी और सूरदास वीर रस के कवि नहीं थे, बल्कि भूषण वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1800 से, 1850 से, 1900 से, 1950 से। जब इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पर तुरंत आपको रामचंद्र शुक्ल को प्रमाणित मानना है। रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो करते हैं, वह आदि काल को 1050 से 1350 तक करते हैं और 1350 से 1700 तक वो भक्ति काल को बताते हैं और 1700 से 1900 तक रीति काल को बताते हैं। 1900 से अद्यतन आज तक के काल को आधुनिक काल बताते हैं। अगर 1900 कहते हैं तो ईस्वी में अगर निकालेंगे तो 1900 का अगर हम ईस्वी निकालेंगे तो हो जाएगा 1843। यह मत सही है, 1843 43। तो आप यही जानिए, तो 1900 मीन्स 1843। आपका सी विकल्प यहाँ तीसरा विकल्प सही हो रहा है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो रहा है 1900 से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी और प्रश्न का विशेष भी इस तरह से है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी के बाद मानी जाती है। हालांकि कुछ विद्वानों के मुताबिक आधुनिक काल की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई है। ये सही है। अगला प्रश्न है, गोदान किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, मुंशी देवी प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है। तो गोदान आप सभी जानते हैं, गोदान प्रसिद्ध ग्रंथ है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास, आपका एक विकल्प पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न का विशेष जो इस प्रकार से है, गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ जो है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर तुलसीदास सूरदास रहीम, प्रेमचंद दिनकर अज्ञेय प्रसाद, बिहारी केशव देव घनानंद। आपको सही विकल्प मिल गया है। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, साकेत किसकी रचना है? दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, निराला की, प्रेमचंद की। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके पहले प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इसे गुप्त जी अपने साहित्य के जीवन के अंतिम रचना के रूप में पूरी करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा के अनुरूप साकेत वास्तविक अर्थों में उनकी अमर कृति बन गई है। तो इस तरह से आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसने लिखी? मधुशाला किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन ने, जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आपका यहाँ पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मरथी के रचयिता कौन है? निराला, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका यहाँ जो है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रश्मरथी जो है कर्ण के ऊपर लिखा गया है।
रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कर्ण पर लिखा गया एक खंड काव्य है। रश्मिरथी एक खंड काव्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदी के द्वीप किसकी काव्य रचना है? अज्ञेय की, महादेव वर्मा की, दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की। तो नदी के द्वीप जो है अज्ञेय की रचना है। प्रश्न का विशेष भी देखते हैं और स्पष्ट करते हैं। नदी के द्वीप कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। यह एक बहुचर्चित कविता है। नदी के द्वीप बहुचर्चित कविता। झांसी की रानी कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला। तो झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्न का विशेष देखते हैं। झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक कविता है। कविता का विषय 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया काव्य वर्णित करता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूढ़ी काकी किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। अब बूढ़ी काकी की बात हो रही है। बूढ़ी काकी किसकी रचना है? तो आपको सही विकल्प ढूंढना है। बूढ़ी काकी किसकी रचना है? चलिए प्रश्न के विशेष पर चलकर देखते हैं। बूढ़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। यह कहानी मानवीय करुणा से भरी हुई है। इस कहानी के जरिए प्रेमचंद समाज में बुजुर्गों के प्रति हो रही उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आइए प्रश्न के अगले बिंदु पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। अज्ञेय। आइए प्रश्न के अगले हिस्से में चलते हैं। तार सप्तक किससे संबंधित है? तार सप्तक प्रयोगवाद से, छायावाद से, यथार्थवाद से, प्रगतिवाद से। तो तार सप्तक हमेशा याद रखेंगे प्रयोगवाद से संबंधित है, प्रयोगवाद से। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, तार सप्तक प्रयोगवाद से जुड़ा है। इसे नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय ने साल 1943 में 7 कवियों के एक मंडल को इकट्ठा करके तार सप्तक का संकलन संपादन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरणदास चोर। अब ये महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर सब हम उपस्थित हुए हैं। जो हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं को जो परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं, तो इन्हीं रचनाओं के साथ हमीदुल्लाह, हबीब तनवीर, मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस। तो यहाँ चरणदास चोर जो नाटक है, इसके रचनाकार हैं हबीब तनवीर। कौन है? हबीब तनवीर। आपकी रचना दूसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इस तरह से इसके विशेष पर चलते हैं कि चरणदास चोर के बारे में हबीब तनवीर जी क्या क्या बताते हैं। इसका विशेष जो इस तरह से है, विशेष में है चरणदास चोर नाटक के रचनाकार हबीब तनवीर जी हैं। वे एक मशहूर नाटककार, थिएटर निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। तो यहाँ देखिए, अभिनेता भी हैं, कवि भी हैं, निर्देशक भी हैं। यह नाटक साल 1975 में मंचित हुआ था। तो यह नाटक जो पहली बार कब मंचित हुआ? 1975 में मंचित हुआ। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, प्रवक्ता की दे रहे हैं, व्याख्याता की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ ये वर्ष बहुत पूछे जाते हैं, तो वर्षों को भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? घीसू, सूरदास, होरी, बुधिया। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा सूरदास। रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र जो है सूरदास है। अगला प्रश्न इसी तरह से, इससे पहले विशेष को देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र सूरदास है। सूरदास एक अंधा भिखारी है। वह अपनी पैतृक जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष करता है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि सूरदास अपनी पैतृक जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है। अगला प्रश्न इस तरह से है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, एक घूंट, भूतनाथ, बसंत। तो भारतेंदु
जी का प्रसिद्ध नाटक जो माना जाता है अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी है। भारतेंदु जी की रचनाएं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन के रूप में यह नाटक रचना है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, श्री चंद्रावली 1876 में, विशस्य विषमौषधम 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में। इस तरह से इनकी नाटक रचनाएं रही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीन गोपियों की कथा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तीन गोपियों की कथा सूरदास की रचना है। यह रचना उनके सूर सागर नामक ग्रंथ में भ्रमर गीत के अंतर्गत वर्णित है। सूर सागर नामक ग्रंथ में भ्रमर गीत के अंतर्गत वर्णित है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास किसने लिखा है? भीष्म साहनी, यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो तमस उपन्यास किसने लिखा है? तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने लिखा है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न के विशेष पर चलते। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस है। तमस का कथानक राजनीतिक और सामाजिक जीवन की व्यथा कथा है। भारत विभाजन हमारे इतिहास का एक करुण अभ्यास है। इस तरह से इस रचना की विशेषता है। इसी तरह की प्रश्नोत्तरी आपको और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल के लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।